6 या 7 पॉइंट हुए थे, 6, 11 और 12। ठीक है चलो फटाफट बाकी के पॉइंट रिवाइज करो। चैप्टर खत्म करना है, नेक्स्ट चैप्टर चालू भी करना है अपने पास। सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है एग्जाम का, 8 मार्क के लिए आता ही है। गर्ल्स बस। डन। सेपरेट लीगल स्टेटस, बिजनेस को रजिस्टर करेगा कंपल्सरी है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो रजिस्टर कंपनी को तो अपना खुद का सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाएगा। चलेगा, 5-5 मिनट लगता है क्या? समझा? तो सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाए तो बिजनेस बिजनेस के नाम पे होगा ना, तू और मैं चालू करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस बिजनेस के नाम पे ही चलता है। हाँ मतलब एंटिटी से बिजनेस ये अलग अलग ही है, अपने हिसाब से ही चलता है। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप का कैसा था, उन लोग को एंटिटी मिलता नहीं था, क्योंकि जो पार्टनर है जो सोल ट्रेडर है वही धंधा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि बिजनेस को एक अलग अस्तित्व नहीं मिल रहा था, यहाँ पे अलग अस्तित्व मिलता है कि पूरा का पूरा एक्टिविटी और बिजनेस बिजनेस के नाम पे होगा, तू और मैं का कोई लेवा देवा नहीं, तू है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस अपने हिसाब से ही चलेगा।
फिफ्थ पॉइंट हुआ था क्या अपना परपेचुअल सक्सेशन? तेरे साथ और कोई था क्या उधर? डन। चलो अभी गोइंग ऑन टू द पॉइंट ऑफ कॉमन सील। देखो गाइस सिंपल चीज़ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का धंधा कैसे है? अरे देखो उसी खोल के रहता है आकाश। जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस कैसा है? खुद के नाम से हो रहा है, खुद का अपनी एक्टिविटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। इट डज नॉट मैटर कि कौन है, बिजनेस खुद के हिसाब से चलेगा। अब कैसा है मालूम है, अगर बिजनेस खुद अपने नाम से कर रहा है, खुद अपनी एक्टिविटी खुद के हिसाब से कर रहा है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, पेपर होगा, सर्कुलर्स, नोटिस, जो भी कुछ रहेगा, वो कैसे वैलिडेट होता है कि वो कंपनी खुद ही कर रहा है? एक सिंपल चीज़ है। मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, तुम लोग कोई भी चीज़ लीगली तुम बोलते हो कि नहीं लीगली ये डॉक्यूमेंट मैंने ड्राफ्ट किया है, ये पेपर मैंने ड्राफ्ट किया है, वो प्रूफ कैसे होता है कि वो तुमने ही किया है लीगली? नीचे तुम क्या करते हो? साइन करते हो। साइन आया मतलब समझ जाओ कि इट इज काइंड ऑफ सेल्फ वेरीफाइड। अब साइन करने के लिए हाथ चाहिए, कंपनी के पास हाथ पैर है। अभी ये कैसे करेंगे कि भाई अगर कंपनी को खुद के नाम से कोई डॉक्यूमेंट, सर्कुलर्स, पेपर्स, नोटिस डालना है तो कैसे करेगा, कैसे कर पाएगा? करना पड़ेगा, उसके पीछे एक डालना पड़ेगा स्टैम्प। दैट स्टैम्प इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कॉमन सील। इट्स अ सर्क्यूलर, एक राउंड वाला नाम तुमने सबने देखा है, ठीक है, जिसपे कंपनी का नाम है ना एंग्रेव रहता है। एंग्रेव मतलब उसके ऊपर छपा हुआ रहता है। हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगा, वो कॉमन सील मार दिया जाएगा। लेकिन कौन मारता है और वो कैसे प्रूव होगा? तो समझो कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो बना के बताता हूँ। जनरली डॉक्यूमेंट रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, हाँ या ना? तो सपोजेटली अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना है, ठीक है, यहाँ पे ना कंपनी का नाम लिखा रहेगा, उसके नीचे उसका एड्रेस लिखा रहेगा और इधर एक CIN रहेगा। CIN क्या है मैं एक दो लेक्चर में बता दूंगा तुमको। फिर यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेगा लिखा रहेगा, बरोबर है। फिर नीचे है ना, यहाँ पे दो ऑथोराइज सिग्नेटरीज होते हैं कंपनी के। जनरली डायरेक्टर्स होते हैं, कभी कभी चेयरमैन भी होगा, कभी कभी मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा, बट जनरली दो ऑथोराइज सिग्नेटरीज होंगे जो साइन करेंगे इसको, यही डॉक्यूमेंट को। ये कंपनी के नाम का डॉक्यूमेंट है, हम दो अलग डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 7 8 10 12 15 डायरेक्टर्स होते हैं, और उसमें से भी 2 या 3 ही लोगों को ऑथोराइज सिग्नेटरीज बनाते हैं कि भाई कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, पेपर रहेगा, जो भी रहेगा, सर्कुलर, नोटिस, जो भी रहेगा वो आप ही साइन करोगे, बरोबर है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प मारा जाएगा, क्या यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प मारा जाएगा, और यहाँ पे एक काउंटर सिग्नेचर होगा, किसका? कंपनी सेक्रेटरी का। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होता है ना वो सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी ड्राफ्ट करने के बाद इसको लेके जाएगा ये दो अलग लोगों के पास, दोनों अलग लोग अपने हिसाब से इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, बरोबर लगा तो खुद साइन करेंगे। इनकी साइन आने के बाद सेक्रेटरी इसके ऊपर क्या करेगा, कॉमन सील स्टैम्प जो रहेगा वो अफिक्स करेगा, और उसके बाद खुद साइन करेगा काउंटर सिग्नेचर। तब जाके डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। समझा? समझा? So what is this? This is called as common seal, which is nothing but a rubber stamp which is affixed as an and acting as a signature of the company. कंपनी का सिग्नेचर है, तुम्हारा मेरा नहीं है। इट्स सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, बरोबर है। अच्छा, उसके बाद अपन ने कैपिटल और गवर्नमेंट कंट्रोल का पॉइंट बाकी था, बरोबर है। देखो कैपिटल का पॉइंट बोलने का जरूरत ही नहीं है, अपने को एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबरशिप बहुत लार्ज होता है। मेंबरशिप इज क्वाइट लार्ज, और ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं यहाँ पे, और जो भी लोग आते हैं इन लोग को मेंबरशिप कैसे मिलेगा? व्हेन दे विल परचेज शेयर्स, और हर एक शेयर का वैल्यू रहता है, और ये शेयर किस में जाता है? जो भी लोग खरीदते हैं उसके लिए जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। तो उसी कैपिटल से इन लोग अपना धंधा करते हैं। और यहाँ पे तुमने मेंबरशिप देखा रहेगा, प्राइवेट भी हो कंपनी तो भी मैक्सिमम कितने लोग थे? प्राइवेट कंपनी में 50, पार्टनरशिप में थे 200, और पब्लिक में लिमिट था ही नहीं, अनलिमिटेड नहीं होता, नो लिमिट बोलना, नो लिमिट, ठीक है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो कंपनी का कैपिटल बन रहा है, तो कैपिटल से उन लोग धंधा कर रहे हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज द पोटेंशियल टू अंडरटेक बिजनेस एट अ लार्ज स्केल विद ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। और उसी इंटेंशन से, उसी रीजन से, उसी पर्पज से क्या किया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया था कि भाई अगर अपने को बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, बड़े लेवल पे धंधा करना है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ही अपने को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये तो टाइम पे क्यों नहीं आता?
7 o'clock का लेक्चर है ना, तो 10 मिनट 15 मिनट हर दिन लेट, तो परसों भी लेट आया था तू, एक और जन के साथ आया था ना, लेट ही आया था ना तू, तो फिर समझा? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कैपिटल। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो कंपनी है, बहुत सारे नॉर्मल लोग भी यहाँ पे उसके मेंबर बनते हैं, बैठ जा बेटे। बहुत सारे तुम्हारे और मेरे जैसे लोग भी नॉर्मल मेंबर्स बन सकते हैं। एंड हाउ आर वी बिकमिंग मेंबर्स? वी आर बिकमिंग मेंबर्स बाय परचेसिंग शेयर्स। तो जब अपन शेयर्स परचेस कर रहे हैं और मेंबर बन रहे हैं, तो अपने पैसे से देखने जाओ तो अपने पैसे से धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एंड बिजनेस रजिस्टर्ड भी है अंडर कंपनीज एक्ट, यस और नो? कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर किया जा रहा है। मैडम, लेक्चर कितने बजे गए? कितना बजा? मेरा ना एक प्रॉब्लम है, यू हैव नॉट बीन इन माई लेक्चर्स। मेरा लेक्चर्स में कभी लेट नहीं होता, ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम, है कि नहीं? ठीक है, तू लेट आई है कुछ, है कि नहीं? समझा बेटा? ऑलरेडी यू आर शिफ्टिंग योर सब्जेक्ट। ओके, क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो किया हुआ है अपन ने कंपनीज एक्ट के अंडर, हाँ या ना? यस और नो? तो एक तो यू आर डूइंग बिजनेस विद द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, प्लस यू आर अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी श्योर विद द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज तुम दूसरों के पैसे से धंधा कर रहे हो, और उनके पैसे से अगर तुमने कुछ भी किया तो देखो, लॉजिक लगाओ, पैसा किसी और का है, मैनेज कोई और कर रहा है। मैनेज कौन कर रहा है बिजनेस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपन लोग सब मेंबर्स, शेयर होल्डर्स है। अपना कितना ही कंट्रोल रहेगा कंपनी की एक्टिविटीज पे? बहुत लिमिटेड। नो डाउट, बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर्स विल नॉट टेक एनी डिसीजंस ऑन देयर ओन, दे विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द मेंबर्स, दे कॉल फॉर द मीटिंग, मीटिंग में वोटिंग, वोटिंग के बाद ही वो। पर ये वोटिंग तक पहुंचने का, मीटिंग बुलाने तक का जो डिसीजन था, वो तो मेंबरशिप, आई मीन वो तो मैनेजमेंट के हाथ में था। And उनको चाहिए तो दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ना, विद आवर मनी एंड विद द पावर्स दैट दे हैव. So that is why there is an acute control of the government over the activities of the joint stock company. They would want transparency with everything. उनको ना हर चीज के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए. समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? Yes or no? इसलिए लिखा हुआ है ना, a company has to work under the control of the government and its supervision. So registration becoming compulsory. So company will have to follow क्या the regulations of the Companies Act formed by the government. ये Companies Act बनाया किसने? गवर्नमेंट नहीं बनाया ना. तो दे विल मेक श्योर ना, दे अप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ रूल्स रेगुलेशंस ओवर द एक्ट. एंड इट्स नॉट ओनली वन कंपनी, ऑल कंपनीज, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा ही रहेगा. समझा? ऑल ऑफ यू श्योर? ये 3 पॉइंट बाकी थे अपने, राइट? खत्म कर लो फास्ट. तो दिस सब्जेक्ट इज अबाउट वन फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, पूरा कंपनी के ऊपर ही है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम है सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, CS. ठीक है. uh, आज हम लोग सेकंड चैप्टर मोटा मोटी खत्म करेंगे, एंड खत्म ही हो जाएगा. एंड विल ऑल्सो स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर. आई एम डेड श्योर मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स यू मे नॉट अंडरस्टैंड, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज हम लोग ने स्टार्टिंग में ना बहुत स्लो पढ़ाई किया था, बिकॉज वी वॉन्टेड थिंग्स टू बी ईजियर फॉर द लेटर पार्ट. तो दीज गाइज विल बी फीलिंग इट वेरी ईजी, क्योंकि इन्होंने सुना हुआ है. You may not understand, so don't underestimate yourself. होने दो, जितना भी समझ में आ रहा है समझ, but simultaneously take the recordings and try to complete those recordings ASAP. तो फिर ये तेरे को समझ में आना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, चलो फास्ट गाइस. ये जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला जो फीचर्स वगैरह है, वो तो वापस उसी में भी हम पढ़ने वाले हैं. दैट यू वुड कवर अप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे जो फैक्टर्स है, हो जाएगा. या प्लीज़ वो फटाफट देख ले, तो तेरा इट विल बी इजियर फॉर यू.
एंड कैसे गाइस, हाउ डज द गवर्नमेंट एंड हाउ डू वी गाइस ऑल्सो नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी? तो एवरी ईयर है ना, क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर कब 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 खत्म होता है? 31 मार्च, यस और नो? अभी मेरे को बताओ, अपन कौन से फाइनेंशियल ईयर में, इन विच फाइनेंशियल ईयर आर वी राइट नाउ? 25-26। तो इसके पिछला वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा? 24-25, वो कभी खत्म हुआ? 31 मार्च को। एंड फिर अपन ये नए फाइनेंशियल ईयर में आए 25-26 में। तो जब 25-26 में अपन आते हैं तो हर साल ना कंपनी को एक मीटिंग बुलाना जरूरी होता है, एंड दैट मीटिंग इज कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सा? जैसे तुम्हारे स्कूल में एनुअल डे होता था, साल में एक बार होना ही होता है, यस और नो? सेम इज एनुअल जनरल मीटिंग होता है, और वो भी मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज विल वांट टू वाइंड अप विद देयर एनुअल जनरल मीटिंग ऑन और बिफोर 30th मतलब ये बस अभी मैक्सिमम कंपनीज का एनुअल मीटिंग खत्म हो जाता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th सितंबर। ये 6 महीने के अंदर है ना, सब कंपनीज अपनी एनुअल मीटिंग बुला लेती है। और इस एनुअल मीटिंग में क्या होता है, इसके पहले वाले जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ था ना, उस साल का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो फाइनलाइज होता है, और उसी को एनुअल रिपोर्ट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर हो गया, अभी हिसाब किताब सब पड़ा है, तो बस हिसाब किताब को फाइनलाइज कर दो और सबके सामने प्रेजेंट कर दो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने ये झंडे गाड़े। ये साल का जो रिपोर्ट बनेगा, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 25-26, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में मीटिंग में बुलाएंगे? 26-27, जो अगले साल होगा। और ये फाइनेंशियल ईयर कभी खत्म होगा? 31 मार्च 2026। समझा ऑल ऑफ यू? So this is what happens. So they have to publicize all these things. इसको मेंबर्स के सामने, गवर्नमेंट के सामने फाइनलाइज करके रखना है। तुम्हारा बैलेंस शीट, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तुम्हारा इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, ये सब है ना तुमको फाइनल। इसके लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है कि भाई तुम बताओ हमको क्या कर रहे हो, हाउ आर यू अंडरटेकिंग योर बिजनेस, हाउ आर यू अंडरटेकिंग योर एक्टिविटीज, कितना धंधा किया, किसके पैसे से कितना पैसा यूज किया, सब कुछ क्लैरिटी आ जाता है। समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? चलो, नाउ वी गो ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी किसी किसी कॉलेज में एग्जाम में ना ये पार्ट है ही नहीं है, सम ऑफ द कॉलेजेस हैव ओमिटेड दिस पार्ट। डजंट मैटर, अपन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से 4-5 कंपनीज अपने को पढ़नी है। अब आप बोल रहे हो सर आप क्या टॉपिक चालू कर रहे हो, टाइप्स ऑफ कंपनीज। आपने तो हमको 2 टाइप की कंपनी पढ़ा दी है, प्राइवेट एंड पब्लिक। वो तो 2 मेजर टाइप है, वो तो रहने ही वाला है, ठीक है, उसको तो हमने को लाइफ लॉन्ग मरते दम तक पढ़ना है। बट उनके अलावा भी देर आर सम कंपनीज, ठीक है, मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में ना ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे आप देखने जाओ ना, हर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रहता है। ईच एंड एवरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ईच एंड एवरी कंपनी विल हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अपन ने लास्ट टाइम फीचर्स में पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पूरा पैदा करना पड़ता है कंपनी को, यस और नो, फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन सब करके वी गो टू हुम, वी गो टू, वेरी गुड, आरओसी के पास। और आरओसी के पास जाके अपन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी को पैदा करते हैं, यस और नो? ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ना 2 टाइप की कंपनीज है। कितने टाइप की? पहले का नाम है स्टैट्यूटरी कंपनी, उधर है ना, स्टैट्यूटरी कंपनी के पास लिख दो कंपलसरी। नेक्स्ट पेज, नीचे क्या लिखा है? कंपलसरी। अब सीन क्या है ये कंपलसरी कंपनीज का? क्या सीन है गाइस? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये टाइप की कंपनीज का अपने कंट्री में होना इट इज कंपलसरी, बिकॉज दीज कंपनीज आर अंडरटेकिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज के बगैर अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी एक्टिविटी, अपना देश नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, व्हाट इज आरबीआई? रिफॉर्म सबको मालूम है, इट इज द सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे के पूरे देश के सेंट्रल, आई मीन सॉरी, बैंकिंग सिस्टम को चलाता है। इमेजिन करो आरबीआई नहीं है अपने देश में, कैन यू इमेजिन? कंट्री एग्जिस्ट कर सकता है? कंट्री सर्वाइव कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं। 2020 के पहले LIC ही वॉज अ स्टैट्यूटरी कंपनी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट चलाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो स्टैट्यूटरी है। अब स्टैट्यूटरी कंपनीज का सीन क्या मालूम है? कंपनी है तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाता है, बस यही फर्क है।
स्टैट्यूटरी कंपनीज आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सुनो मेरी बात समझो प्लीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बट उन कंपनीज के लिए हमारे पार्लियामेंट में एक स्पेसिफिक एक्ट पास होता है। क्या? देर इज अ सेपरेट एक्ट विच इज क्रिएटेड इन द पार्लियामेंट फॉर दैट स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी कंपनी, और वही एक्ट के अंदर उस कंपनी का पूरा फंक्शनिंग कंट्रोल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई को चलाने के लिए कंपनीज एक्ट नहीं है। आरबीआई इज फंक्शनिंग अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में आरबीआई को चलाने के लिए, आरबीआई को फॉर्म करने के लिए आरबीआई के लिए एक एक्ट बनाया। समझ में आ रहा है? सेम इज अगर सेबी है तो सेबी इज रजिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड अंडर द सेबी एक्ट ऑफ 1992। समझ रहे हैं? क्या किया है? एक सेपरेट एक्ट पास किया पार्लियामेंट में जो सेबी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेबी एक्ट ऑफ 1990। अब सेबी एक्ट इज नॉट गोइंग टू गवर्न एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक्ट इज नॉट गोइंग टू गवर्न एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेबी। नो डाउट दोनों कंपनीज ही है। तो आप बोले सर ठीक है आरबीआई एक्ट है, सेबी एक्ट है, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगेगा ना? नहीं, आता ही नहीं है कंपनीज एक्ट। चेंजेस लाना है ना आरबीआई में, तो पहले आरबीआई एक्ट में चेंज लाओ। सेबी में कोई डेवलपमेंट्स लाना है तो पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द पार्लियामेंट अबाउट द चेंजेस इन द सेबी। सेबी एक्ट में चेंजेस आएगा, फिर सेबी में अप्लाई होगा। समझा कि नहीं समझा? एवरीवन, एलआईसी, आरबीआई, ये सब है ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपल्सरी उनका अपने कंट्री में रहना बहुत जरूरी है। विदाउट दैट योर कंट्री विल बी इन अ वेरी वेरी डिजास्टर्स कंडीशन। समझा क्या? उसके अलावा जितनी भी कंपनीज है दे आर ऑल रजिस्टर्ड कंपनीज, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज। समझा? रिलायंस, टाटा, ये वो, ये सब कंपनीज एक्ट के अंडर आती है। बस देर आर अ फ्यू हैंडफुल ऑफ कंपनीज विच आर स्टैट्यूटरी कंपनी। मतलब दोनों इनकॉर्पोरेटेड ही है, एक इनकॉर्पोरेटेड उसके स्पेसिफिक एक्ट के अंदर है और दूसरी सारी कंपनीज किसके अंदर रजिस्टर्ड है? कंपनी। सिंपल। कंपनीज एक्ट 2013 भूलना मत। एवरी कंपनी इन इंडिया इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। समझा एवरीवन? पक्का? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। कौन सा? अब इसमें तो तीनों तुमने पढ़ा था। क्या इसमें तुमने तीनों पढ़ा था? कौन कौन सा है? प्राइवेट कंपनी। अभी आज नहीं क्लास में मैं तुमको बायात करवा दूंगा। पब्लिक कंपनी, अब तुम लोग ही मेरे को बताओगे। प्राइवेट कंपनी में अगर अपन मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप है, यस और नो? अगर मेंबरशिप की बात करें, ठीक है, तो इधर मिनिमम कितने लोग थे प्राइवेट कंपनी में? मिनिमम, मिनिमम इंग्लिश पढ़ा है ना थोड़ा बहुत? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। पब्लिक में मिनिमम, मैक्सिमम, बरोबर। ओपीसी नाम से ही समझ जाओ 1% कंपनी है भाई। कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया कंसेप्ट ही चालू किया। क्या? 1% कंपनी। मतलब तेरे को कल अपने आप को कंपनी बनाना बना दे, पहले 18 साल का हो, ठीक है, 18 ईयर्स के हो जाओ, तुम अपने आप को एक कंपनी बना सकते हो। नाउ कोई सेंसिबल इंसान रहेगा ना, मेरे को बोलेगा सर एक मिनट, अपन ने सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा था। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का क्या रजिस्ट्रेशन, लीगल स्टेटस कुछ भी नहीं था, वो ऐसा निकम्मा था, लफंगा था, अपने हिसाब से काम करता था। अग्रीड? यस और नो? उसी लफंगे इंसान को अगर थोड़ा बहुत अपने आप के लिए कुछ करना है तो इट कैन कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू, एक ही इंसान होगा। सोल ट्रेडर में कितने थे? यस और नो? सेम नहीं है ना डियर, वही तो फर्क है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक टाइप ऑफ बिजनेस था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मेरे को बता कौन सा सब्जी वाला एक कंपनी है? नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम कर रहा है एंड इज वर्किंग एज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द बिजनेस इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडर।
tomorrow you have a shop, you have a store. Till then you were a sole trading concern, but genuinely you got to know about an OPC and you wanted to convert yourself into an OPC, so you would have got converted into an OPC. तेरे तो पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं था. You didn't, your business never had a legal status. Now when you have converted yourself into an OPC means you have now converted yourself into a company under the Companies Act. Your business gets recognition. Your business gets a separate legal status. You are different, your business is different now. सोल ट्रेडिंग ऐसा नहीं था ना, अपन ने पढ़ा था सोल ट्रेडिंग एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन एंड द सेम. समझा? अगेन मैं आज अपन ओसी पढ़ेंगे ना, तब वो सेम चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा. देन अगेन यू विल बी नाउ हैविंग अ क्लैरिटी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एवरीवन समझा कि नहीं समझा? चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं. लेट अस टॉक अबाउट ओपीसी लेटर ऑन. पहले ये दोनों को अपन अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों में डिफरेंस. अब प्राइवेट कंपनी का सीन क्या मालूम है? पहली बात तो उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं. डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68. क्या? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन of the Companies Act defines a private company as a company which by its articles restricts the transfer of shares if any. समझो? बुक में है, बाद में दिखाऊंगा किधर तो है लिखा हुआ. क्या? a private company is a company which by its articles, याद है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, दो डॉक्यूमेंट. मेमोरेंडम क्या करता था? इट इज द इंपॉर्टेंट चार्टर ऑफ द कंपनी विच इज अबाउट द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स. मतलब कंपनी क्या क्या कर सकता है और कैसे करेगा वो आर्टिकल्स में लिखा हुआ था. बरोबर है? एओए में. तो इन लोग भी क्या बोलते हैं कि विच बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इफ एनी. मतलब अगर शेयर्स है भी ना इनके पास, तो तुम बाहर वालों को ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है. अपन ही 20-30 50-100 लोग अपन मिलकर अपनी कंपनी चला रहे हैं. वी डू नॉट वांट आउटसाइडर्स. जनरल पब्लिक, आम जनता अपने कंपनी में नहीं हो सकता. तो इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इफ एनी and limits the membership to 200. क्या? limits the membership to 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. मतलब you know your private company will be a company as a private company only if you satisfy 3 things. कौन सा? maximum membership क्या है? 200 से ऊपर नहीं हो सकता. क्या? cannot be more than 200, cannot allow the transfer of shares and cannot invite public to purchase. आप पब्लिक को इनवाइट कैसे करते हो मालूम है? हाउ डू दे इनवाइट पीपल एंड पब्लिक? दे इश्यू क्या? प्रोस्पेक्टस. जैसे शादी के लिए नहीं होता है, वैसे ही शेयर खरीदना है घर, तो कंपनी क्या इशू करेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करेगा. तो प्राइवेट कंपनी तीनों चीज नहीं कर सकता. दे कैन नॉट लेट द मेंबरशिप गो बियॉन्ड 200, दे कैन नॉट अलाउ द शेयर्स टू बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, एंड दे कैन नॉट इवन इनवाइट पब्लिक टू परचेज द शेयर्स बाय इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इन तीनों में से तुम एक भी चीज कर दिया ना, इन तीनों में से तुमने एक भी चीज कर दिया, मतलब यू विल बिकम व्हाट? यू विल बिकम अ पब्लिक कंपनी. मतलब अगर तुम्हारी मेंबरशिप 200 के ऊपर गई, पब्लिक. अपने शेयर्स तुम पब्लिकली बाहर वालों को ट्रांसफर करना अलाउ कर रहे हो, पब्लिक. अगर तुम उनको इनवाइट कर रहे हो शेयर्स खरीदने के लिए, पब्लिक. और इसका प्रोविजन हैव बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71. सेक्शन 2 सबसेक्शन. इसका डेफिनेशन क्या था? वापस मेरे साथ रिपीट करो. अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इफ एनी. अगर है तो तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. एंड लिमिट्स द मेंबरशिप टू 200. लिमिट 200 तक ही है. लिमिट्स द मेंबरशिप टू 200. ये आईसीएआई का डेफिनेशन है. ठीक है? आईसीएआई में कंपनीज एक्ट का जो अंदर है ना 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 का डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड. ठीक है? तुम्हारे डिक्शनरी में किधर तो है वो, आई थिंक. क्लियर? डेफिनेशन समझा? पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं? So according to section 2 subsection 71 of the Companies Act 2013 defines public company as a company which is not a private company. Any company which is not a private company is a. समझा? समझा कि नहीं समझा? Did you understand or not? पक्का?
ये तीनों चीज अगर तुम नहीं पूरा करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे, यू विल बिकम अ 200 के ऊपर मेंबरशिप, क्योंकि इधर लिमिट ही नहीं है ना। ठीक है, इश्यू किया तुमने शेयर्स लोगों को, जो भी पब्लिक ऑफर किया उनको, इश्यू किया जो भी है, और अगर तुमने उनको ट्रांसफर किया बाहर वालों को, यू आर बिकमिंग अ पब्लिक कंपनी। समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू पक्का 100% श्योर? चलो अभी तीसरे पे जाते हैं, 1% कंपनी। कौन सा 1% कंपनी? अभी ये 1% कंपनी का जो भी प्रोविजन है, इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। और मैंने क्या बोला, ये फॉर्म ऑफ कंपनी नया नया बिफोर 2013 जो कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें ओपीसी वाला फंडा ही नहीं था। देयर वाज नो फंडा कॉल्ड एज 1% कंपनी। ओके, ये तो इन लोग ने स्टार्ट किया। अब कैन एनीवन टेल मी द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ you converting your existing sole trading concern into a 1% company? सबसे बेस्ट एंड सबसे बड़ा एंड सबसे बढ़िया वाला बेनिफिट है कि तुम्हारा लायबिलिटी ऑटोमेटिकली, क्यों? बिकॉज बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो क्या मिलेगा बिजनेस को सेपरेट, और धंधा फिर किसके नाम पे होगा? सोल ट्रेडर के नाम पे, जैसा वो इंडिविजुअल है उसके नाम पे, कि फिर बिजनेस का खुद के नाम से होगा? अगर बिजनेस के खुद के नाम से धंधा होगा तो नुकसान किसका? एज एन इंडिविजुअल तुम क्या हो जाते हो, तुम्हारा पर्सनल एसेट सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, अलग हो जाता है, बच जाता है। यस और नो? many of the existing sole trading concerns, या फिर you can say sole traders, got their business converted into 1% company। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, अकेला ही इंसान होता है, वही धंधा करता है, कराता है, चलाता है, सब कुछ सेम है जैसे एक सोल ट्रेडिंग में। दिस ऑल थिंग यू विल अंडरस्टैंड टुडे अगेन, उसी में अपन ये पढ़ने वाले से। ठीक है, तो वो सब चीज से तुम बच जाते हो, बाकी सब सेम है, बस लायबिलिटी तुम्हारी लिमिटेड हो जाए। ओके, अच्छा, ओपीसी में अगर तुमको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, मेंबर एक ही होगा, पता है ना, मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग होते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे भी अगर तुमको एक से ज्यादा डायरेक्टर रखना है, रख सकते हो, बरोबर। और एक चीज मैंने बोला था कि हर कंपनी के लिए एक चीज बुलाना हर साल कंपलसरी होता है, अभी अपन ने पढ़ा क्या? एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी होता है, ओपीसी वाले को बुलाने का जरूरत नहीं है, खुद को ही बुलाएगा क्या मीटिंग में? अकेला तो इंसान है। गाइस मेरा आज मीटिंग है, किसके साथ? खुद के साथ। only OPC, only OPC is having an excuse to not call an annual meeting। बाकी कोई भी मीटिंग रहेगा ना, प्राइवेट पब्लिक कोई भी कंपनी हो, एजीएम बुलाना इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैंडेटरी है, समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू पक्का तीनों श्योर? गिव यू 1 मिनट, टेक्स्ट बुक में से पढ़ो फास्ट। मतलब वो पांचों पढ़ लो, रजिस्टर्ड और तुम्हारा कौन सा स्टैट्यूटरी, और बाकी के ये तीन। वन एंड टू, और उसमें भी ये पार्ट नहीं है। एंड विच कॉलेज है ये? सोमया ना? साइंस एंड कॉमर्स। there's only one chapter, when are exams are? Monday, sorry, we'll be done। I think 15 marks का objectives and 10 marks के question। You just show it to me whatever you're trying to do। अच्छा, पूरा ही ऑब्जेक्टिव है? पूरा ऑब्जेक्टिव है? नोटेड, नोटेड, ओके। ये गौड़िया प्रिस्क्राइब, डॉक्टर क्या करता है? दवाई प्रिस्क्राइब करता है ना, सजेस्ट।
हो गया कि क्यों इतनी रेस्टलेस है, नींद आ रहा है ना? तो इधर नहीं। परसों के दिन तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उधर लगे, हम लोग सब एसपी वाले हैं, दिख तो नहीं रहे मेरे को। क्यों? एबसेंट के लिए नहीं है ना, तो मालूम है। क्या डांडिया मैं निकालता हूँ। कालिदास मैं आज जाता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं खेलने। अरे क्योंकि मेरा अकेडमी है ना उधर, तो ऐसे ही भटकते हैं लोग, समझ रहा है? मैं जाता हूँ और वो ख़त्म होता है, 9:45 तक जाता हूँ, भटकते रहते हैं। तो मेरा सेंटर पीछे है ना, पीछे वाले गेट से, सब भटकते हैं। फास्ट फास्ट। अच्छा एक और चीज़ है गाइस, मैं बोलना भूल गया। वन ऑफ द अदर वेज टू आइडेंटिफाई वेदर योर कंपनी इज अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में वर्ड प्राइवेट आता है, द वर्ड प्राइवेट इज यूज इन द नेम, लाइक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, ऐसा वर्ड प्राइवेट आएगा। पब्लिक कंपनी में वर्ड प्राइवेट नहीं होता, खाली लिमिटेड होता है, मतलब XYZ लिमिटेड कंपनी, XYZ कंपनी लिमिटेड। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी prominent easiest way to identify whether a company is a private or a public company. वर्ड प्राइवेट आया तो समझ जाना प्राइवेट कंपनी ही है, प्राइवेट नहीं है तो समझ जाना इट्स अ पब्लिक कंपनी, समझा? और ओपीसी में ओपीसी लिखा रहेगा, मतलब समझो कोई दुकान वाला है जिसने अपना नाम नोवेल्टी रखा है, तो नोवेल्टी 1% कंपनी ऐसा। चलो फास्ट। हो गया ऑल ऑफ यू? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। देखो वैसे तो तुम्हारा कंपनी प्राइवेट रहेगा या पब्लिक रहेगा, वट एवर, अभी मोस्टली वी विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट पब्लिक कंपनी, ओके? पर प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी हो, आपकी लायबिलिटी भी मैटर करता है। जनरली जो भी कंपनीज अपन जानते हैं ना, ऑल ऑफ देम आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या? कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके अलावा और भी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी है, ये तीनों है। बट जो भी कंपनीज अपन जानते हैं ना, दे आर ऑल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या होता है, जो मैंने मालूम है आपको लास्ट आंसर में, इन द प्रीवियस सेशन ओनली आई एक्सप्लेन्ड अबाउट व्हाट, कि पहले ऐसे होता था, अभी नहीं है ऐसा, पहले ऐसे होता था कि जितना भी आपका शेयर्स का वैल्यू है, अगर आपने पूरा कर दिया मीन्स योर लायबिलिटी इज डन। और अगर आपने पूरा पैसा नहीं भरे, इफ इज नॉट पेड मनी कंप्लीटली टूवर्ड्स द शेयर्स, तो जितना भी पैसा आपका बाकी है वो आपकी लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने अपने शेयर का एक शेयर का प्राइस क्या रखा था अपने एग्जाम्पल्स में? 10 रुपीज, ठीक है? एनी नंबर ऑफ शेयर्स आई इशूड, मैंने लाख शेयर्स इशू किए और तुम लोग ने मैंने डिवाइड किए, ठीक है? एंड द वैल्यू ऑफ वन शेयर से फॉर एग्जाम्पल इज 10 रुपीज,
This guy committed to buy how many shares? This guy committed to buy 100 shares. So what is the total amount of money that he needs to pay? 1000. हाँ या ना? This is the money that he needs to pay towards the shares. Yes or no? पक्का? Right? Okay. अभी या मैंने नहीं मांगे हैं पूरे पैसे या इसने नहीं भरा है. Supposedly I have only asked 5 rupees to the shares. कितना भरा है इसने? और बाकी का जो 5 रुपीज है वो मैं मांगने वाला हूं. मैंने अभी तक मांगा नहीं है. ओके, ये मैंने अभी तक क्या किया? मांगा नहीं. या फिर मैंने मांगा, इसने भरा नहीं है. व्हाटएवर मींस, अगर ये हुआ है ना, ये होना चाहिए था. दिस इज सपोज टू हैपन. अगर ये हो गया ना, मींस योर शेयर्स आर व्हाट? योर शेयर्स आर, क्या बोलते हैं उसको? फुल्ली पेड अप. जितना पैसा मांगा उसने अगर पूरा अपने पैसा भर दिया, मींस योर शेयर्स आर फुल्ली पेड अप ना. पूरा पैसा आपने भर दिया. अगर ये सिनेरियो है तो योर शेयर्स आर क्या? पार्टली पेड अप. तो अगर आप एक ऐसी कंपनी के मेंबर हो, इफ यू आर मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो फिर भी सर अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड है ना. एक बार पैसा भर दिया हो गया. पैसा भरना जितना है उतना तो भरना ही है ना. मींस ये जो 500 है ना, ये आपका लायबिलिटी है. दिस इज व्हाट इज योर लायबिलिटी. मतलब whatever is your unpaid value on shares is your liability. आपने कमिट कितना किया था? भरा कितना है? बचा कितना है? ये आपकी लायबिलिटी है. बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय. एंड वही होता है. पहले ऐसे होता था, कंपनी जानबूझ के ना पूरा पैसा नहीं मांगता था. दे वर नेवर लाइक दे डिड नॉट वांट टू बर्डन द शेयर होल्डर्स बाय आस्किंग देम द कंप्लीट वैल्यू ऑन द शेयर्स. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू? ईएमआई सिस्टम, या थोड़ा अभी भरो थोड़ा बाद में भरो, ऐसा सपोर्ट के लिए. अभी नहीं होता. अभी जितना भी है पूरा एक साथ पैसा भर दो. ये मगजमारी कंपनी नहीं करने वाला है. थोड़ा अभी भरो थोड़ा बाद में भरो. नो, दे आर नॉट गोइंग टू मेक दिस कॉल्स ऑन शेयर्स एंड एवरीथिंग. दे हैव स्टॉप्ड दोस सिस्टम. पर अगर ऐसा सिस्टम रखा भी है सपोजेडली एज अ प्राइवेट कंपनी और एज अ एनीथिंग, तो दिस वुड बी योर लायबिलिटी. इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा. एम आई क्लियर और नॉट? यस और नो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ अभी इसके जो भी प्रोविजंस है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के, दे आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. देखो उसमें लिखा हुआ है क्या? These types of companies have a share capital and the liability of each member is limited up to the unpaid value on the face value of the shares which is purchased by the members. So during the existence of the company or at the event of winding up of the company, members will be called upon to pay the unpaid or the remaining amount on the shares that have been purchased by them. कितना खरीदना था? 1000 रुपए का खरीदना था. तुमने 500 भरा तो तुमको 500 भरना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. क्लियर और नॉट? पक्का? श्योर? सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. मतलब क्या? पहली बात, ये कंपनीज का शेयर कैपिटल होता ही नहीं है. इसका शेयर कैपिटल था ना, ये कंपनीज का शेयर कैपिटल नहीं होता. ये कौन सी कंपनीज होती है मालूम है? जो संस्था वगैरह चलाती है ना, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, प्रमोशन फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल, कल्चरल, आर्ट, स्पोर्ट, एजुकेशनल एक्टिविटीज, तो उन्होंने कंपनी बनाई. कैपिटल तो होगा नहीं क्योंकि ये सब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पैसे नहीं होते यहाँ पे. यहाँ पर पूरा डोनेशन पे चलता है इन लोग. बरोबर है? सपोज तुमने कंपनी बनाई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड सपोजेटली ऑल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो इसमें ना तुमने किस चीज का गारंटी दिया मालूम है? यू हैव गिवन अ गारंटी कि अगर समझो फ्यूचर में ऐसा सीन हुआ, क्या? अगर फ्यूचर में ऐसा सीन हुआ कि द कंपनी इज नाउ शटिंग ऑफ. कंपनी बंद होने का रीजन क्या होता है? लॉस हुआ है, पैसा नहीं है, धंधा नहीं है. तो नाउ यू हैव गिवन अ गारंटी, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि एट द टाइम और एट द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी और द एक्स वैल्यू का एक पैसा जो रहेगा, यू वुड पे टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी. और वही पैसा जो तुम्हारा नुकसान या लायबिलिटीज हुई है उसको भरने के लिए कंपनी यूज करेगा. अभी कुछ नहीं भरना है. अभी कंपनी चल रहा है, एकदम सही तरीके से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट फ्यूचर में ऑन एनी गिवन डे इफ द कंपनी इज वाइंडिंग अप इट्स एक्टिविटीज, एंड ऑब्वियस रीजन ये है क्या? कि पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, डोनेशंस कम पड़ रहे हैं, नुकसान हो गया है. तो एवरी मेंबर हु हैज committed to become a member of the company limited by guarantee to pay
एंड एक्स वैल्यू टुवर्ड्स द कैपिटल, और ये जो वैल्यू रहेगा ना कितना भरना है वो कंपनी के मेमोरेंडम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब कंपनी बनाई थी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हो रहेगा कि एवरी मेंबर फ्यूचर में, भले आज से 50 साल के बाद कंपनी बंद हो रहा है, कि एवरी मेंबर विल बी सपोज टू पे से फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज टुवर्ड्स द कैपिटल, ये लिखा हुआ है। तो जितने भी मेंबर्स होंगे ना सबको 5000 देना पड़ेगा। इतना तुमने क्या दिया है? गारंटी दिया। यू हैव डन व्हाट? यू हैव गिवन एन गारंटी। समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? अब इसके प्रोविजंस किसके अंडर है मालूम है? द प्रोविजंस आर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? किसी को भी कंफ्यूजन है कि नहीं है? श्योर? पक्का? तीसरा, कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। पहली बात, इसके प्रोविजंस किसके अंडर है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ना। अब ये क्या है? सर आपने क्लियरली बोला था कुछ भी हो जाए, जब भी अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी का बात करेंगे मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगा, लिमिटेड रहेगा। आप ये कैसे लिख रहे हो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी? एक प्रोविजन जहां पे अपन ने वॉलेंटरीली मेंबर्स ने डिसाइड किया कि अपन अपना लायबिलिटी क्या रखेंगे, क्या रखेंगे। कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है तुम बनाओ ना अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ, लिमिटेड बाय शेयर्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर यहां पे तुम लोग ने कुछ लिया है कि नहीं, हमको हमारी कंपनी का लायबिलिटी, मतलब हमको एज ए मेंबर अपनी मेंबर्स का लायबिलिटी क्या रखना है? अनलिमिटेड। नाउ इन अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हाट हैपेंस इज, लायबिलिटी इज समथिंग दैट यू नीड टू पे, राइट? So in unlimited liability, what happens? If the assets of your company or your business are insufficient, then you pay money from your personal assets. तेरे पर्सनल में से तेरे को पैसा देना पड़ेगा. When your liability is unlimited. But generally with members of a joint stock company, the members का liability is always going to be limited. Means यही होगा, जितना तुम्हारा unpaid value है उतना ही भरना है, उसके ऊपर अगर कंपनी ने जितना भी नुकसान किया रहेगा, it is not going to bother you. You are not supposed to be liable towards that. बट यहां पे स्पेसिफिकली एवरीवन क्या हुआ है कि अपन ने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसमें अपन ने वॉलेंटरीली बोला है कि एज मेंबर्स वी वांट आवर लायबिलिटी टू बी कैन एनीवन गिव मी वन वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि क्यों अपन ने ऐसी मस्ती की रहेगी, क्यों अपन ने ऐसा डिसाइड किया रहेगा कि यू नो व्हाट गाइस, लेट अस कीप आवर लायबिलिटी अनलिमिटेड? व्हाई? उतना that is the thorough meaning of having unlimited liability. But why did we, like you and me, have a company, अपना एक private company, and we have decided to keep our liabilities unlimited? Why did we do that? When we had an option of keeping our liability limited, why did we decide voluntarily we'll have our liability unlimited? Why did we do that? How do you say that कि आगे जाके कंपनी के assets खत्म ही होने वाले? लिमिटी तो कुछ भी है, बट अभी से क्यों मस्ती करना? Like, are you genuinely interested in keeping your liability unlimited? Why will you want to do it? Anyone? सोच. सोचो. बहुत पैसा है, ओहो, अंबानी को पीछे छोड़ देना. काफी तू थोड़ा सही जा रही थी, थोड़ा दिमाग और लगाना था. देखो गाइस, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, उन लोग की क्रेडिट स्टैंडिंग बेटर होती है. क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब, आज मैंने और राजू ने एक धंधा चालू किया, ठीक है, हमारा कंपनी है, हमारा बिजनेस है, और हमने अपनी लायबिलिटी को अनलिमिटेड रखा है. और कल उठ के अगर हमको हमारे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए एंड वी आर कमिंग टू यू पर्सनली, तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन गिविंग अस मनी और नॉट? क्यों?
आगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोग को मालूम है ना, अगर बिजनेस नहीं भी चला तो स्टिल वी हैव पर्सनल एसेट्स ना, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जहाँ पे भी तुम्हारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, तो तुम्हारी क्रेडिट स्टैंडिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, योर क्रेडिट स्टैंडिंग इज हाई। समझा? यस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझा? इसी रीजन से देखो, ये तुम्हारा पर्सनल मस्ती है कि तुमको अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रखा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी चलानी है। बुक्स नहीं बोलते हैं, कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है, तुमने वॉलंटरीली डिसाइड किया। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? ओके। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसमें दो है, एक है होल्डिंग कंपनी और दूसरा है सब्सिडरी कंपनी। एकदम सिंपल है, एक ही शॉर्ट में समझता है, कंफ्यूजन मत लेके आना। ठीक है? मैं भी कंपनी हूँ, तू भी एक कंपनी है। ठीक है? यू आर एन इंडिपेंडेंट कंपनी, आई एम एन इंडिपेंडेंट कंपनी। कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं। अब ऐसा सीन हुआ कि मेरे पास पोटेंशियल था, मेरे पास कैपेसिटी था और मेरे पास पैसे थे, तो मैंने तेरी कंपनी में मेजोरिटी स्टेक खरीद लिया। मेजोरिटी कैन बी एनी परसेंटेज, 51 भी हो सकता है। ठीक है? क्या हुआ? मैंने तेरी कंपनी में आई हैव परचेज 51% या मेजोरिटी स्टेक, बरोबर? और द मोमेंट आई डू इट, व्हाट हैपेंस? आई एम योर होल्डिंग कंपनी। तेरी एक्टिविटीज, तेरा बिजनेस, तेरा कंट्रोल सब मेरे हाथ में। आई एम योर होल्डिंग कंपनी, यू विल कॉल मी एज योर पेरेंट कंपनी। फॉर मी शी इज माई सब्सिडरी कंपनी। हाँ, चाइल्ड हो गया, whatever। समझा? वैसे ही होता है, वैसे ही है, द लॉजिक इज द सेम। मेरे लिए ये मेरा सब्सिडी नहीं है, सब्सिडरी है वो। सब्सिडी बोलता पागल, सब्सिडरी। हाँ, एंड उसके लिए मैं कौन हूं? होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी। समझा कि नहीं समझा? आज कितनी सारी ऐसी इंडिया में कंपनीज है जो फंक्शन इंडिपेंडेंटली करी, लेकिन उसका माए बाप कोई और है। उसका माए बाप, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है डीमार्ट एक कंपनी है। डीमार्ट इज नॉट अ कंपनी। डीमार्ट उसका बिजनेस का नाम है, कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी कौन है, पेरेंट कंपनी कौन है? एवेन्यू सुपरमार्ट। टीसीएस तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, कुछ ऐसा माए बाप नहीं है। टीसीएस इज अंडर द टाटा सन्स, तो टीसीएस तो अपने अपने इंडिपेंडेंट कंपनी है, नहीं वो गलत है। समझा? समझा? ऑल ऑफ यू? पक्का? तो होल्डिंग कंपनी का जो भी प्रोविजन था वो किसके अंडर है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। और सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रोविजन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। राइट? पक्का? चलो अभी लास्ट जाते हैं अदर कंपनीज में। इसमें सबसे पहला तो नाम से समझ जाओ क्या है, द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब एटलीस्ट 51% स्टेक किसके पास है? हाँ या ना? अब गवर्नमेंट में तो कितनी सारी कंपनीज है, यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज है। हाँ या ना? एवरीवन। जिसमें कुछ नहीं तो एटलीस्ट कितना परसेंटेज स्टेक गवर्नमेंट के हाथ में है? 51% या मोर। समझा? पक्का? अच्छा, उसके अलावा एक और कंपनी जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। अभी गाइस नाम से समझ जाओ, फॉरेन कंपनी मतलब क्या? ये वो कंपनीज है जो कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है? किसी फॉरेन कंपनी में, बट दे आर हैविंग देयर ब्रांच और दे आर हैविंग देयर कंपनी ऑपरेशंस इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल Hyundai कोरिया की कंपनी है, लेकिन इंडिया में भी वो Hyundai इंडिया के नाम से चलता है। सेम होंडा जापान की कंपनी है, लेकिन इंडिया में वो अपना धंधा किसके नाम से चलाता है? होंडा इंडिया लिमिटेड। समझा? ऑल ऑफ यू? कि कोई इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी कंट्री में जाके अपना धंधा चलाती है, तो दैट फॉर अस इज नॉट गोइंग टू बी अ फॉरेन कंपनी, फॉर अस इट इज गोइंग टू बी अ लोकल कंपनी ओनली। बट कोई ऐसी कंपनी है जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, वहां पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, चला रहा है। अमेजॉन इंडिया, तो अमेजॉन इंडिया की कंपनी नहीं है, अमेजॉन यूएस की कंपनी है, लेकिन इंडिया में उसके ऑपरेशन है ना अमेजॉन इंडिया के नाम पे। समझा? ये दोनों? पक्का? इसके नीचे वाला कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, नॉट हैव स्टडी द अदर वंस। स्मॉल कंपनी, डोरमैट कंपनी, सब पढ़ने का जरूरत। समझा? पक्का? ये दूसरे वाले जो 6 पढ़े अपन, 1 2 3 4 5 6 7 7 सर। राइट? देख लो फास्ट, डन विद द चैप्टर फास्ट। बस आवाज नहीं।
फर्स्ट, तो महिला मंडल गुजराती लोग को खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट, डन, पूरा, श्योर। चलो आ जाओ ऑब्जेक्टिव पार्ट पे एवरीवन। पेज नंबर 28। रेडी? पेंसिल एवरीवन। चलो, a sole proprietorship has how many owners? The head of the Hindu family is called as? Indian Partnership Act was passed in? The members of Hindu undivided family are called as? The liability of shareholders of a public limited company is? Limited. Wow, अभी पढ़ा। The minimum number of members required to form a cooperative society is? The dash are the elected representatives of the shareholders. State Bank of India is an example of statutory company. Chalo next. Sole trading concern, single ownership, joined into family business, Karta, Partnership Act, 1932, joint stock company. It's an artificial person created by law. Cooperative society. क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? इक्वल वोटिंग राइट्स। चलो नेक्स्ट। प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम 200 members. पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 members. गवर्नमेंट कंपनी, 51% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट. स्टैट्यूटरी कंपनी, LIC, LLP, minimum 2 partners. चलो one word. The owner is the single manager and decision maker of the business. सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं आएगा, बिजनेस का नाम नहीं पूछा है, ओनर का नाम पूछा है, सोल ट्रेडर है. नेक्स्ट, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस. कर्ता. द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस. Co-partners. Next, an artificial person created by law. Joint stock company. Next, the persons who have entered into an agreement of partnership business. Partners. Next, a person who purchases the shares of a joint stock company. Shareholder. Next, the official signature of the joint stock company. Aji pada, common seal. Next, name a company which has been created by a special legislation at the parliament or the state legislature. Statutory company. एग्जाम्पल नहीं पूछा ना, कौन से टाइप का कंपनी पूछा है.
चलो ट्रू और फॉल्स. A joint stock company is a voluntary association of people. True. A joint stock company is a formal form of a business organization. Registration of joint stock company is compulsory. A joint stock company is a natural person. A joint stock company does not enjoy independent legal status. The liability of the shareholder of a public company is limited. True. A joint stock company has a long and a stable life. There is no separation of ownership and management in joint stock company. False. Separation है ना, ओनर और मैनेजर दोनों अलग होते हैं. Directors manage the company. True. Hello, next. A company is a creation of law, hence it is called as a artificial person. A company which is incorporated under a special act is called as statutory company. Next. A company which has only one member is called as OPC, 1% company. A listed company must follow the provisions of Companies Act and SEBI, जो मैंने अभी बोला था ना आपको, SEBI. चलो नेक्स्ट. प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 मेंबर्स. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स. नेक्स्ट. मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. फॉरेन कंपनी. चलो अभी पेज नंबर 31 पे आओ. करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड. स्टैट्यूटरी कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. स्पेशल एक्ट. A subsidiary company holds more than half of the total shares of the company. Holding company. Next. A private company must have 7 members. Minimum 2 members. A public company can have maximum 200 members. Private company. चलो अभी केस स्टडी पे आ जाओ. Two promoters got Super Drinks Private Limited incorporated on 18 Jan 2018. The company has 100 members as on 31st March 2019. What is the maximum number of members in this company can have? 200 क्योंकि private company है. Next. Can this company invite general public to subscribe for its shares? No. Can the shareholders of the company sell their shares to the outsiders? No. Chalo next. Kali VFX Limited was incorporated on 1st Jan 2019 as a public company. How many minimum members must be there in this company? Minimum पूछा ना बेटा, 7. Can the members of this company sell their shares to the outsiders? Yes. How many maximum number of members can this company have? There is no limit on the maximum membership. Chalo next. Sunset Printers Private Limited was incorporated on 5th December 2015 as per the provisions of the Companies Act 2013. Mr. Manoj was the only subscriber to the memorandum and articles and he was the only member of the company. Is this company a OPC? Yes. Will the liability of Mr. Manoj be limited or unlimited? Limited होगा क्या, पागल हो? OPC है. ओपीसी में तो लिमिटेड ही होता है ना. वही तो रीजन था ना सोल ट्रेडिंग को 1% कंपनी में कन्वर्ट करने का. अगर तुम अपने आप को अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी करते हो तो बात अलग है. बाकी इन जनरल तुम्हारा ओपीसी अगर तुम बनाते हो तो तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड ही है. कोई इंसान ऐसे होते हैं जो 1% कंपनी को बना के अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देते हैं. बट इन जनरल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या बोलते हैं पता है यार 62 ओपीसी में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड ही होता है. समझा कि नहीं समझा? तुमको अगर वॉलंटरीली अपने लायबिलिटी को अनलिमिटेड करना है और अपनी कंपनी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी करना है तो बात अलग है. बाकी तो नहीं तो फिर फर्क क्या हुआ? ओपीसी में और सोल ट्रेडिंग में फर्क क्या हुआ? आज सबसे बड़ा रीजन आज अपने एग्जिस्टिंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कन्वर्ट करके ओपीसी में करने का मेजर रीजन क्या था? तू नहीं बोला राशि कि अपने को अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड से लिमिटेड करना है. तू नहीं बोला तब. तो हाउ कैन यू से कि उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा? समझा?
ओके, विल द कंपनी क्लोज डाउन ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसेनिटी ऑफ मिस्टर मनोज? क्योंकि ओपीसी में ना कोई दूसरा नहीं है तो फिर तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, लाइक सोल ट्रेडिंग. चलो नेक्स्ट. On Jan 1st, 2018, Mr. John bought 100 shares of Tips Paints Limited. The face value of each share was 10 and Mr. John paid full amount of 1000. In December 2018, the company suffered a loss of 10 CR. Can the company ask Mr. John to pay further money to the company? नहीं ना, क्यों? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है. अप टू द अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स. अनपेड वैल्यू कुछ है इसका, 1000 भरने का था, उसने 1000 पूरा भर दिया, लिखा है ना, ही पेड द फुल अमाउंट ऑफ 1000. बात खत्म हो गई. Which feature of Johnson Company is referred in this example? Limited liability. Okay? And explain this feature briefly. तो तुमको limited liability को explain करना है, ठीक है ना? समझा? All of you. चलो, अभी अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, ठीक है? जाओ फटाफट जाओ, नया चैप्टर स्टार्ट करना है फास्ट. रिलैक्स. एवरीवन, अब थोड़ा तुम्हारा ट्रॉमा बढ़ने वाला है, बिकॉज मैडम इसको तो फुल टॉक टाइम है पागल. रिलैक्स. तू ही बोल रही है बड़बड़, तेरा ही चालू है, तेरा और इसका. सुनो, व्हाट आई सेड इज, थोड़ा ट्रॉमा बढ़ेगा बिकॉज तुम्हारे पोर्शन का थोड़ा ट्रॉमाटाइजिंग चैप्टर है. आई कांट हेल्प इट, मेरे हाथ में नहीं है. क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. मतलब इन दिस चैप्टर वी आर एक्चुअली गोइंग टू फॉर्म द कंपनी. कंपनी अपन बनाने वाले, क्रिएट करने वाले, उसको पैदा करने वाले, वॉट एवर यू से. क्लियर है? जिसमें लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था जब अपन फीचर्स पढ़ रहे थे कि कंपनी को बनाने के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं. अगर मैं बताऊं, फॉर्मेशन में देर आर 3 मेजर स्टेजेस. ओके, यहाँ पे अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो सबसे पहला है प्रमोशन स्टेज. सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड थर्ड इज कमेंसमेंट स्टेज. पहली बात समझ जाओ, कोई भी कंपनी कब बनती है मालूम है? जब वो एटलीस्ट सेकंड स्टेज तक अपने पूरे फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है. अभी भी अपन ने पढ़ा था, वापस रिपीट कर रहा हूं. एट द एंड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन स्टेज आपको क्या मिलेगा? आपका क्या मिलेगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. यस और नो? विच इज व्हाट? विच इज योर बर्थ सर्टिफिकेट. मतलब कोई भी कंपनी तब बोली जाएगी जब उसके हाथ में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है. लाइक तुम्हारा भी इंसान जैसा अस्तित्व कब बनता है? जब तुम्हारा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट होता है. तो दिस इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी. Then there are some companies which will go to the next stage which is called as the commencement stage. And अगर ये स्टेज आप पूरा करते हो तो now you get what? Now you get your क्या? commencement certificate. अब ये कौन सी कंपनीज के लिए जरूरी होता है ये सर्टिफिकेट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट फॉर नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट अपन अपनी कंपनी को फॉर्म कर ले, इनकॉर्पोरेट कर ले. बढ़ना ये तीनों स्टेज है अपने को. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द 3 स्टेजेस. इसमें प्रॉब्लम किधर मालूम है? प्रॉब्लम आता है ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज में, जिसमें ना टोटल 11 पॉइंट्स है. ये पूरा 11 पॉइंट्स का एक आंसर है और वो है अच्छा खासा ट्रॉमा है वो आंसर पढ़ना.
बट अपन फिर भी टैकल करेंगे, विल ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड इट। क्लियर है? ओके ना, अगर स्टार्ट करेंगे तो सबको मालूम है कि कंपनी इज एन लीगल पर्सन दैट इज एन क्रिएशन ऑफ लॉ। दिख रहा है ना सब लोग को? एबल टू सी राइट? तो थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। बरोबर, इट्स एन क्रिएशन ऑफ लॉ, बरोबर है, राइट? नाउ इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन you have registered your company by following the procedures laid down under the Companies Act 2013। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपकी कंपनी तब जाके कंपनी बोली जाती है जब अपन पूरे के पूरे उसके जो स्टेजेस है, फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन सब कर लेते हो तो अपनी कंपनी बन जाती है। एंड ये बनती किसके अंडर है? इट इज बीन फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यस और नो? पक्का? सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट यू आर रजिस्टरिंग योर कंपनी और इनकॉर्पोरेटिंग योर कंपनी विथ द आरओसी। अब आरओसी कौन होता है? See, every company as we have studied is getting registered under the Companies Act, yes or no? अब जिसको भी नहीं याद है तो वापस समझ लो, अपन अपनी कंपनी को किसके अंडर रजिस्टर करते हैं? कंपनीज एक्ट 2013, yes or no? और हमारी गवर्नमेंट ने और सेबी ने मिलके, गवर्नमेंट और जिसने ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट बनाया और सेबी ने मिलके हर एक स्टेट में, एवरी स्टेट दे हैव अपॉइंटेड अ व्हाट? दे हैव अपॉइंटेड एन, जो क्या करता है कि उस स्टेट में जितनी भी कंपनीज है उन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, फंक्शनिंग सब चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन बर्थ वेयर? मुंबई। कहाँ पे तेरा बर्थ कहाँ पे हुआ है? मुंबई में कहाँ पे पता है कौन सा एरिया था? लाइक आई नो वेयर माई बर्थ, साउथ बॉम्बे। वापिस उधर ही? नहीं, चलो साउथ बॉम्बे में कहाँ पे भी? फॉर एग्जाम्पल बैंड्रा, बैंड्रा नहीं सॉरी, कोलाबा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर तुम, चलो तुम जाने तो तेरा एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तुमको पता है सबसे शॉकिंग वाली बात, मेरा बर्थ मेरा बिल्डिंग नहीं हुआ। हाँ, मतलब मेरे घर वाले इतने प्लान्ड थे ना कि किधर दूर जाने का जरूरत नहीं है। मेरे बिल्डिंग में, मेरे इसमें देयर इज एन मैटरनिटी हॉस्पिटल, मेरा बर्थ वहीं पे हुआ, किधर दूर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना? इतना प्लानिंग देखा है कभी? मेरे गाँव में नहीं होता रहेगा ये सब, ठीक है? इसके गांव में तो भाई 3-4 गांव छोड़ के जाना पड़ता है, बरोबर है? अरे डुंबियोली, भिवंडी में तो यही तो हालत है, बरोबर? तो व्हाट वुड हैव हैपेंड एज एन हाउ आई वुड हैव टेकन बर्थ, तो माय डैड एंड अदर फैमिली मेंबर्स वुड हैव गॉन टू टी वार्ड। मुलुंड टी वार्ड में आता है, तो टी वार्ड में जाके मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरे को मिला रहेगा। सेम वेज जितनी भी कंपनीज महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर होती है, दे आर ऑल रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र स्टेट आरओसी। समझा? अगर तेरी कंपनी गुजरात में तो यू विल बी अंडर गुजरात स्टेट आरओसी। तुम्हारी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, कंपनी की हजारों ब्रांचेस होंगे, हजारों फैक्ट्रीज होंगे, हजारों आउटलेट्स होंगे, पर रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है। अपन ने पढ़ा था ये चीज, देयर इज ओनली एंड ओनली वन रजिस्टर्ड ऑफिस। और वो रजिस्टर्ड ऑफिस किसको कंसीडर किया जाएगा? जहां पे तुमने लिखा है कि दिस इज माई आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस, मेरा हेड ऑफिस है ये, और वो जिस एरिया में है, फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो तुम्हारे पे कौन से स्टेट का आरओसी का कंट्रोल आएगा? महाराष्ट्र स्टेट आरओसी, बरोबर है? तो इन लोग क्या बोलते हैं कि अपन क्या करते हैं कि वी आर डूइंग व्हाट? वी आर फॉर्मिंग एंड रजिस्टरिंग आवर कंपनी और इनकॉर्पोरेटिंग आवर कंपनी विद द स्पेसिफिक आरओसी, ओके, इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। सेम चीज है जहां पे तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कितना होता है कंपनी का? ओनली वन। ऑफिसेज, ब्रांचेस, आउटलेट्स कितने भी हो, आरओ तुम्हारा एक ही होता है, और जिस स्टेट में तुम्हारा आरओ है उसी स्टेट के आरओसी के अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा। समझा कि नहीं समझा? पक्का? अच्छा, अभी अपन 3 टाइप की कंपनीज पढ़ रहे हैं मेजर। तो कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी, बरोबर है? प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी में प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए? हाँ सॉरी, पब्लिक में कितने चाहिए मिनिमम? प्राइवेट में, ओपीसी में तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई लेवा देवा ही नहीं होता। कितने लोग होते हैं? एक ही होता है, हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद ये डिसाइड करना है कि अपने को अपनी कंपनी कौन सी चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर्स चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी चाहिए, अनलिमिटेड। तो मोस्टली अपनी कंपनी कौन सी होती है? लिमिटेड बाय। बहुत ऐसी रेयर कंपनी तुम ढूंढोगे जहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगा। गारंटी वाले का याद है ना कि अभी शेयर कैपिटल में अपने को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ये तो जब कंपनी बंद होगा फ्यूचर में तब तुमने गारंटी दिया कि इतना पैसा मैं कैपिटल में कंट्रीब्यूट करूंगा, और वो भी किसमें लिखा हुआ है? तुम्हारे मेमोरेंडम में, हाँ या ना? ये अभी अपन ने पढ़ा है, वी हैव जस्ट स्टडीड दिस। कि पहली बात डिसाइड करो कि पब्लिक कंपनी रखना है, प्राइवेट कंपनी रखना है, ओपीसी रखना है। उसमें भी अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी है, क्या है?
यस और नो? ये तो नहीं होता एक्चुअली, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी कभी नहीं होता, पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स ही होता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी तुम्हारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, समझा? तो दैट वी नीड टू डिसाइड, वो अपन ने डिसाइड करना है, यस और नो? या फिर 1% कंपनी बट लिमिटेड बाय गारंटी, या 1% कंपनी विच इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये तुम्हारे पे, तुम डिसाइड करो। जनरली 1% कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड ही होता है, तुमने वॉलंटरीली डिसाइड किया वो बात अलग है, मैं अभी वापस क्लियर कर लूं। समझा कि नहीं समझा? ये इतना समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? श्योर? 100%? ओके, चलो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। क्लियर? हाँ या ना? क्या बेटा, क्यों? चालू ही है, चालू है कि बंद है? ये कैसी चालू नहीं हो सकता यार? ठीक है, 10 मिनट देखते हैं, बाद में उनको बुलाता हूँ। क्लियर एवरीवन? पक्का? अच्छा, सेम चीज वहां पे मैंने लिखा है ना, व्हाट आर द स्टेजेस इन फॉर्मेशन, ये 3 स्टेज ही है, हाँ या ना? कौन सा? प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यस और नो? हाँ या ना? चलो आगे देखते हैं। टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, क्या सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में इन लोग ने क्या बोला कि ये चीजें ध्यान रखो, अ कंपनी इज ओनली फॉर्म फॉर अंडरटेकिंग समथिंग विच इज लीगल एंड लॉफुल, हाँ या ना? बेटा पेज चेंज कर दो, टर्न हो गया, आप इसमें से देख, क्या अ कंपनी इज ओनली फॉर्म्ड फॉर अंडरटेकिंग एनीथिंग विच इज लीगल या लॉफुल, यस और नो? बरोबर है? अच्छा, अभी यू गाइस थोड़ा लॉजिकली मेरे को बताओ, किसी ना किसी के तो दिमाग में आना चाहिए कंपनी चालू करने का, किसी ना किसी के तो दिमाग में आना चाहिए ना। मैंने बोला था एक बार के लिए, तुमको याद रहेगा कि द पर्सन हु कन्विंस और कंसीव दैट आइडिया इन देयर माइंड टू स्टार्ट अ कंपनी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? जिसके दिमाग में आता है कि अपने को हाँ कंपनी चालू करना है, कंपनी चालू करके धंधा करना है, तो वो लोग कौन होते हैं जिनके दिमाग में वो आइडिया आता है और फिर उन लोग सारी की सारी फॉर्मेलिटीज अंडरटेक करते हैं? थोड़ा लॉजिक लगा। Those guys are called as गाइस, प्रोपराइटर नहीं होता, प्रोपराइटर अकेला इंसान होता है। कौन बोला प्रोपराइटर? प्रोपराइटर एक सिंगल इंसान होता है, प्रोपराइटर सोल ट्रेडिंग चलाता है, सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है। कौन सा? जॉन स्टॉक कंपनी वाला। इसमें इनको प्रमोटर्स बोला जाता है, इसके लिए प्रमोटर्स कौन सा स्टेज अंडरटेक करते हैं? प्रमोशन स्टेज। एक बार के लिए मैंने बोला था, तुमको याद होना चाहिए। द पीपल हु कंसीव दैट आइडिया इन देयर माइंड आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स। इसके लिए देखो, कोई भी अगर आपने कंपनी देखा है, अगर आपने पब्लिक कंपनी चालू करना है तो 7 मेंबर्स मत रखो, 7 प्रमोटर्स लिखो, बात एक ही हो गई, यस और नो? इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 2 प्रमोटर्स इन अ और 1 प्रमोटर इन द, यस और नो? पक्का? श्योर? ओके, आज एक नई चीज बताता हूँ, पहले भी बोला था आज भी बता रहा हूँ कि 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को, क्या? 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। कौन से दो डॉक्यूमेंट्स थे गाइस? सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब वापस एओए, यस, इसको ब्रैकेट में लिखना है तो अपन एओए लिखेंगे या डबल ए लिखेंगे और इसका अपन क्या लिखेंगे? एमए लिखेंगे, बरोबर है? अब जिसको भी याद नहीं है मैं वापस बताता हूँ, मेमोरेंडम कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स, बाहर वालों के साथ कंपनी का क्या रिलेशन रहेगा। आर्टिकल्स कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट। इसमें क्या लिखा जाता है? व्हाट अ कंपनी कैन डू, यस और नो? व्हाट अ कंपनी कैन डू, यस और नो? इसमें क्या लिखा रहेगा? हाउ द कंपनी विल डू इट, यस और नो? हाँ या ना? क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है?
ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेमोरेंडम है ना, हर कंपनी के लिए, हर एक कंपनी हो, कोई भी हो, ओबीसी 1% हो, जो भी हो, तुमको खुद को ही बनाना है। और इसके अंदर है ना 6 क्लॉजेज है। देर आर 6 क्लॉजेज। कौन कौन से? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। ये तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इसके लिए मैं अभी से ही बता रहा हूँ। मतलब जब तुम कंपनी बनाते हो ना, तो 6 चीज तुमको मेंशन करना है। कंपनी का क्या नाम रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी पर्पस के लिए तुम बनाए, तुम्हारा रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पे, रजिस्टर्ड एड्रेस होता है ना ऑफिस, बरोबर है। तुम्हारे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, तुम्हारी कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा, और जितने भी लोग हैं जो ये कंपनी बनाने में है ना, उन सबको ये पांचों चीज को सब्सक्राइब करना मीन्स दे विल हैव टू एसोसिएट देमसेल्व्स कि हाँ, हम ये कंपनी बना रहे हैं एंड हम लोग ये चीज को मानते हैं कि कल उठ के अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं किया ना हमने पूरा इसमें जो मेंशन्ड है, तो हम ही रेस्पॉन्सिबल है। तो दे हैव टू एसोसिएट देमसेल्व्स, और दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है। तो अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स विद द मेमोरेंडम। मतलब जब आप मेमोरेंडम बना रहे हो और कंपनी फॉर्म कर रहे हो और ये सब इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो ना, कंपनी बना, प्रमोशन में तुमको ये मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा प्रमोशन स्टेज में, उसी के बेसिस पे तुम्हारी कंपनी बनती है। ठीक है। तो ऑल दिस जितने भी मिनिमम मेंबर्स है ना, 7 या जितने भी 25-50 जितने भी मेंबर्स है जो तुम्हारे मिनिमम मेंबर्स के नाम पे बन रहे हैं, जो प्रमोशन स्टेज में है, उन लोग को अपना नाम और सिग्नेचर देना पड़ेगा। दे विल हैव टू एसोसिएट देमसेल्व्स, ये बोलते हुए कि भाई हाँ, हम लोग ही वो लोग हैं जो कंपनी को बना रहे हैं, और जिस पर्पज से बनाया, जो जो मेंशन हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिया है, लिखा है, हम लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। मतलब वी गिव गारंटी कि एक बार कंपनी जब बन जाएगा ना, तो वी विल मेक श्योर द कंपनी फॉलोज दीज प्रोविजंस। क्या हम लोग गारंटी देते हैं कि वी विल मेक श्योर एज मेंबर्स, वी विल मेक श्योर एज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी की एक्टिविटीज वैसी हो जैसा हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन किया। समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, ऑल ऑफ यू? राइट। इसके लिए देखो क्या, ऑल द प्रमोटर्स विल हैव टू सब्सक्राइब द नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑल्सो, बरोबर। एंड द प्रमोटर्स मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनकॉर्पोरेशन। उनको कुछ भी हो जाए, जो भी प्रोविजंस मेंशन्ड है किसके, कंपनीज एक्ट के, किसके लिए, कंपनी को फॉर्म करने के लिए, दे विल हैव टू फुलफिल दैट। क्योंकि एक बार कंपनी बन गई और तुमने अगर फुलफिल नहीं किया तो तुम्हारी बैंड बजेगी, तुमको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इट्स योर बेबी, तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम प्रमोटर हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आज जब तक तुम 18 साल के नहीं होते हो ना, जब तब तक के लिए तुम्हारे जितने कांड है तुम्हारे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखना है। ऑब्वियसली, इट इज ऑब्वियस। तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं निकाल सकते घर से, तुमको नहीं बेदखल कर सकते जब तक तुम 18 साल के नहीं होते हो, क्योंकि यू आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 18 साल के बाद तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां तक ये समझ जाओगे कि ये वही बच्चा है। ठीक है, तुम्हारे जैसे वो बच्चा है, और इसको बनाने वाले जो माँ बाप थे, कौन, प्रमोटर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कंपनी के पूरे एक्टिविटीज का। समझा कि नहीं समझा? आज माँ बाप ने तुमको अपना नाम और सरनेम दिया है ना, सेम वेज आज वो प्रमोटर्स ने जब धंधा चालू किया तो उन्होंने वो नाम, पहचान, शोहरत दिया है ना धंधे को, बिजनेस को। आज जो नाम से तुम चल रहे हो, तो तुमने तुम्हारे बाप का नाम और तुम्हारे घर का सरनेम रखा है ना। सेम वेज ये प्रमोटर्स ने जिन्होंने कंपनी को बनाई है, तो उन लोग के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? श्योर? इधर तक देख लो फास्ट, और जो भी लिखना हो लिख लो फास्ट। फटाफट पढ़ो फास्ट, लाइक चालू करता हूँ। फास्ट, आवाज नहीं है प्लीज।
बस एनसीसी में कौन था? और थे ना? थे ना कल ही कोई तो बोल रहा था परसों कि सर हम लोग को थर्ड चैप्टर भी है। तुम लोग को है ना, थर्ड चैप्टर भी है ना? और कौन है बीपीएम वाले में? कितने चैप्टर के बीपीएम वाले को? और एग्जाम 3-4 तारीख से थी। और एसपी का एग्जाम फिर भी थोड़ा बाद में है ना? मतलब 9-10 तारीख के बाद है। पूरे 5 चैप्टर है क्या? तो उसमें कुछ कट किया? फास्ट। आप लग रहे गड़बड़ करते रहते पूरा दिन। फास्ट फास्ट एवरीवन, इंपॉर्टेंट है प्लीज। हुआ? चलो नाउ गो ऑन टू द फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रमोशन स्टेज। बरोबर है? पहला स्टेज प्रमोशन स्टेज का नाम ही प्रमोशन स्टेज इसके लिए लिखा बिकॉज यहाँ पे जो लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जिनका नाम है प्रमोटर्स, दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई कंपनी को पूरा का पूरा अपन अच्छे से प्रमोट करें, जो जो पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी से फुलफिल करें और कंपनी को अपन बनाए। प्रमोशन स्टेज जब तुम प्रॉपरली अंडरटेक करोगे फिर ही तुम जा सकते हो आरओसी के पास फॉर द इनकॉर्पोरेशन। मतलब सिंपल है, बच्चा पैदा, आप हॉस्पिटल में तब जाओगे जब उसके पहले का प्रोसेस पूरा खत्म हुआ है। यस और नो? Yes or no? So you have to complete that first formalities. It's only then, after the completion of that tenure and the other responsibilities and formalities, you go to the hospital for the birth of the child. तुम्हारे लैंग्वेज में तुमको समझा रहा हूँ, ऐसा ही होता है। यस और नो? राइट? तो पहले अपने को क्या करना है? पहले पूरा प्रमोशन स्टेज अपने को फुलफिल करना है। अब प्रमोशन स्टेज का नाम प्रमोशन स्टेज इसके लिए बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने दिमाग लगाया था कि अपन सोचेंगे और कंपनी चालू करेंगे, कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड एज प्रमोटर्स। दे हैव टेकन ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रमोटर्स का नाम प्रमोटर्स क्यों है और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो प्रमोटर्स आर दोज पीपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, प्रमोटर्स आर दोज पीपल जिनका नाम एज प्रमोटर्स या तो कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न्स में दिखाया एज प्रमोटर्स, या फिर तुमने प्रोस्पेक्टस में उनका नाम एज प्रमोटर्स रखा। क्या? जो तुम्हारा एनुअल रिटर्न्स होता है, एनुअल रिपोर्ट जो हर साल मैंने बोला ना एनुअल मीटिंग में बनता है, तुम्हारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जैसे अगर आज किसी कंपनी ने एनुअल मीटिंग बुलाई और एनुअल रिपोर्ट्स फाइनलाइज किया तो दैट वुड बी द फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? 24-25 आज ऑन 31 मार्च 2025। तो उसमें जब तुम ये एनुअल रिपोर्ट बनाते हो और उसमें जिसका नाम तुमने एज प्रमोटर्स लिखा है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर ये, तो ये 3-4 जन जो भी रहेंगे, दोज पीपल वुड बी आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर्स। या फिर तुमने उनका नाम एज प्रमोटर्स किस में लिखा है? तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में। मैंने इसके पहले थोड़े टाइम पहले तुमको बताया था प्रोस्पेक्टस क्या होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय द कंपनी टू इनवाइट पीपल टू कम एंड सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स। कौन सी कंपनी करती है वो? कौन सी कंपनी करती है? पब्लिक कंपनी करती है ना, जब बाहर वालों को इनवाइट करके तुम आओ और मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो ये जो इनवाइट आप करते हो उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
और उस प्रोस्पेक्टस में भी जिनका नाम एज प्रमोटर्स की जगह पे आएगा ना, प्रमोटर प्रमोटर प्रमोटर, बरोबर है, शर्मा वर्मा वर्मा जो भी है, वो लोग को प्रमोटर्स माना जाएगा, बिकॉज उनका नाम तुमने प्रोस्पेक्टस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में तुमने उनको आइडेंटिफाई किया एज प्रमोटर्स, समझा? यू हैव आइडेंटिफाइड देम एज व्हाट? यू हैव आइडेंटिफाइड देम एज द प्रमोटर्स. सी, promotion means you are taking all the necessary steps to incorporate a company as per the Companies Act 2013. बरोबर है. Now promoters कौन है? These are the people who have undertaken the responsibility of promotion of the company called as, yes or no, right? Promoter कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक एसोसिएशन, एक कंपनी, एक सिंडिकेट, कोई भी हो सकता है. मतलब अपन मिलके भी प्रमोटर्स बन सकते हैं, मैं इंडिविजुअल भी प्रमोटर बन सकता हूँ, या एक ग्रुप भी बन के प्रमोटर बन सकता है, ठीक है. नाउ according to section, ये बोला ना, 266 subsection 69 of the Companies Act defines a promoter as a person who has been named in the prospectus or has been identified as a promoter in the annual returns of the company. समझा? पहला क्या था? prospectus. देखो ना, it is a document which is issued by a public company to invite the people to subscribe to the shares via public offer. An annual report मतलब कौन सा? It is that report which is prepared by the company at the end of the financial year, which is giving the details about the ownership, the activities, financial position, and has to be filed with the ROC. Yes or no? हर साल जैसा तुम्हारा एनुअल मीटिंग खत्म होता है, एनुअल मीटिंग में तुम क्या करते हो? यू प्रेजेंट योर एनुअल रिपोर्ट्स, और उस एनुअल रिपोर्ट में जिसका नाम एज प्रमोटर आइडेंटिफाई हुआ है, वही बंदा एज प्रमोटर आइडेंटिफाई होगा. समझा? तो आइदर a person who's been named in the prospectus as a promoter or has been called as a promoter in the annual returns of the company, और जिसके डायरेक्शन पे क्या, who has the direct control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. देखो अभी मैं एक चीज समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना. प्रमोटर है ना, कब तक प्रमोटर रहेगा मालूम है? जब तक कंपनी बनती नहीं है. एक बार कंपनी बन गई ना, प्रमोटर जैसा कोई ऐसा स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है कंपनी में. अभी मैं प्रमोटर हूं कंपनी का, मुझे पता है क्योंकि मैंने कंपनी बनाई, लेकिन एक बार कंपनी बन जाती है ना, उसके बाद मेरे को कोई ऐसा प्रमोटर जैसा रोल नहीं मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि प्रमोटर का रोल कब तक रहता? जब तक कंपनी बनती नहीं है. एक बार बन गई ना, उसके बाद आई विल टेक एनी अदर रोल. मतलब मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरा एक रोल कंपनी वाला हो जाएगा, एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, मे बी चेयरमैन, या कुछ नहीं तो मैं खाली एक शेयर होल्डर बन के रह सकता हूं. There is no specific position in a company after the formation of the company called as promoter. प्रमोटर कब तक रहता है? जब तक कंपनी बनती नहीं. वो मेहनत करता है कंपनी बनाने का. एक लेडी प्रेग्नेंट कब तक होती है? जब तक बच्चा पैदा नहीं होता. बच्चा पैदा होने के बाद उसको अपन बोलेंगे शी इज प्रेग्नेंट? नहीं ना. When she is pregnant, then you understand कि she is going to have a baby. तो तुम जब मेहनत कर रहे हो, तब तुम कंपनी बना रहे हो, तब तुम बना रहे हो कैसे? एज अ प्रमोटर. एक बार बन गया, उसके बाद तुम रोल ले लो. समझा कि नहीं समझा? यस और नो? राइट. तो सी, who will have a control over the company, maybe directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. या फिर he is the same person जिसके अकॉर्डेंस में, मतलब उसकी एडवाइस देंगे या डायरेक्शन देगा या इंस्ट्रक्शन देगा दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी बात मान के चलेंगे. इसके लिए मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी कैसा लिखा था मालूम है? जब रिलायंस की मीटिंग आती है तो मिस्टर मुकेश अंबानी प्रमोटर कम चेयरमैन ऑफ द कंपनी. प्रमोटर क्यों था? क्योंकि कंपनी बनी नहीं थी तब तक, ठीक है. और अभी कौन है वो कंपनी का चेयरमैन? उसने पोजीशन ले लिया. प्रमोटर था, इसके लिए उसको नाम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए प्रमोटर, बट वैसा कोई रोल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में. अभी वो कौन है? नहीं सॉरी, वो चेयरमैन नहीं है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है. चेयरमैन नीता अंबानी. तो नीता अंबानी तो प्रमोटर भी नहीं है, पर उसने कौन सा रोल ले लिया? एज अ, ये बंदा कौन है? एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. समझा? और वो क्या करता है? वो अभी ज्यादा एक्टिवली काम नहीं करता, उसके बच्चे ही चला रहे हैं, पर वो आज कौन है? वो डायरेक्ट करता है ना उनको बताता है ना, ये सही नहीं है, बरोबर नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा करना है, वैसा करना है. तो वो डायरेक्शंस देता है सबऑर्डिनेट्स को. फिर वो भले फिर वो डायरेक्टर्स को दे रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है, हु आर आल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर्स या हु आर मे बी एनी पर्सन, सीईओ, सीएफओ, जो भी है, तो उनके डायरेक्शन पे ही सब कुछ हो रहा है ना. इन अकॉर्डेंस टू हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू और दे आर सपोज्ड टू एक्ट. समझा? प्रमोटर कौन है? तीन चीजें थी. सबसे पहला, जिसका नाम या तो तुमने प्रोस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न में लिखा है. सेकेंड, who will have a direct control or an indirect control over the affairs of the company, or based on whose advice or directions the other board of directors will work and function. That person, yeah, those people are called as
प्रमोटर्स। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ये तीन टाइप में या तीन तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। देखो पहला वाला कौन सा, ये जिसका नाम एनुअल रिटर्न्स में और तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर्स तुमने लिखा है, या फिर बेस्ड ऑन हुज डायरेक्शंस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करता है, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके डिसीजंस पे चलते हैं, दैट पर्सन इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रमोटर। यस और नो? बट समझो मैं प्रमोटर हूँ, ठीक है, या हम दो तीन जन प्रमोटर्स हैं, और इसने हमको हेल्प किया इन आर प्रमोशन स्टेज, मे बी एज अ सेक्रेटरी, मे बी एज एनी अदर पर्सन, और मे बी एज एन एडवाइजर और लीगल एडवाइस, वॉट एवर, यू आर नॉट अ प्रमोटर। तूने हमको हेल्प किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, दैट इज डिफरेंट, बट यू आर नॉट अ प्रमोटर। तेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया था, तूने सपोर्ट किया, तूने हेल्प किया, तूने गाइड किया, मोटिवेट किया, सब कुछ किया, बट यू आर नॉट अ प्रमोटर। समझा? सी लिखा है, however a person who is assisting the promoter in professional capacity as a lawyer or else will not be called as a, you are a professional, maybe you are giving us that help, support, need, anything, be it anything, but you will not be called as a promoter। समझा कि नहीं समझा? जनार्दन 9 बजे का है, 8:30 का है? उसी 8:30 का है? 9 बजे का है? हाँ, तो बोला तुम लोग इतना जल्दी आ गए।
रुक जा, पहले ना को बैठने दे, 2 मिनट रुक जा। पीछे क्यों गए? आगे बैठे थे ना चुपचाप। वो लोग तो, तुम लोग को कोई हटाने नहीं वाला है। एक है, हम लोग ने इधर का इधर भी किसको सुलाना है? एनीवेज, एसपी वाले यहाँ तक याद रखना। कल वापस कंटिन्यू करेंगे अपन इसके नीचे का पार्ट, मतलब रोल और बाकी के स्टेजेस। क्लियर ऑल ऑफ यू?